क्या रहस्यमयी ट्रेन का आतंक खत्म हो गया? रहस्यमयी ट्रेन भाग दो में जानिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का चौंकाने वाला अंत। वीर, नेहा, अर्जुन और रिया ने इंजन रूम में कदम रखा, लेकिन वहां उन्हें भूतिया इंजन और शापित ट्रेन का रखवाला मिला। क्या वो इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? इस अंतिम अध्याय में शाप का भयानक रहस्य खुलेगा, आत्माओं की मुक्ति का रास्ता मिलेगा और दोस्तों को अपनी जिंदगी के लिए एक आखिरी मुकाबला करना होगा। क्या रिया और उसके दोस्त शापित ट्रेन को रोक पाएंगे? क्या वो अंतिम स्टेशन से बचकर वापस आ पाएंगे? हर पल तनाव, हर मोड़ पर रहस्य और अंत में मुक्ति। जानने के लिए रहस्यमयी ट्रेन भाग दो जरूर देखें और इस डरावनी कहानी का रोमांचक समापन अनुभव करें। डर का सफर खत्म होने वाला है, लेकिन क्या सब सुरक्षित रहेंगे? देखते रहिए। अगर हिम्मत है तो। अध्याय 6, इंजन का रहस्य। लोहे का दरवाजा कराहते हुए खुला और दोस्त इंजन रूम में दाखिल हुए। रोशनी सच में बहुत तेज थी और गड़गड़ाहट बहरा कर देने वाली, लेकिन इंजन रूम वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। यह कोई आधुनिक इंजन नहीं था, बल्कि पुराना कोयले से चलने वाला इंजन था, भाप और लोहे का एक विशालकाय राक्षस। मशीनरी हर तरफ घूम रही थी, पिस्टन ऊपर नीचे हो रहे थे, पहिए घूम रहे थे और आग की लपटें भट्ठी में नाच रही थीं। सब मिलकर एक डरावना शोर पैदा कर रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात, इंजन रूम में कोई इंसान नहीं था। कोई ड्राइवर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई भी नहीं। बस मशीनें थीं, खुद से चल रही थीं, जैसे किसी भूतिया ताकत से संचालित हो रही हों। और डिब्बे के पिछले हिस्से में जहां कोयला रखा जाता है, वहां कुछ आकृतियां थीं, वही अमानवीय यात्री। लेकिन इस बार वे सो नहीं रहे थे, शांत नहीं बैठे थे। वे काम कर रहे थे, मशीनों को चला रहे थे, कोयला झोंक रहे थे, वॉल्व घुमा रहे थे। सब मिलकर ट्रेन को आगे बढ़ा रहे थे, अपनी अंतिम यात्रा पर। जब दोस्तों ने इंजन रूम में कदम रखा तो अमानवीय यात्री रुक गए। उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़े। उनकी काली आंखें रोशनी में और भी भयानक लग रही थीं और उनके भाव शून्य चेहरे और भी डरावने। उन्होंने कोई आवाज नहीं निकाली, कोई हरकत नहीं की, बस घूरते रहे, जैसे शिकार को देख रहे हों। ये क्या है? नेहा ने फुसफुसाया। डर से उसकी आवाज कांप रही थी। ये लोग इंजन चला रहे हैं? अर्जुन ने चारों तरफ देखा, मशीनों को देखा, यात्रियों को देखा और उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। मुझे मुझे लगता है कि ये ट्रेन खुद से नहीं चल रही है। यही लोग इसे चला रहे हैं, लेकिन ये इंसान नहीं है। तो फिर ये क्या है? वीर डर से पीछे हट गया, रिया और अर्जुन के पीछे छिप गया। मुझे मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा। चलो चलो यहां से भाग चलते हैं। हमसे गलती हो गई यहां आकर। हमें हमें बस उतर जाना चाहिए। लेकिन रिया हिली नहीं। उसकी आंखें अमानवीय यात्रियों पर टिकी थीं, ध्यान से देख रही थीं, कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। रुको, वीर, देखो, ये लोग बस मशीनें चला रहे हैं। ये गुलाम हैं, किसी के हुक्म पर काम कर रहे हैं। जरूर, जरूर कोई है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है और हमें उसे ढूंढना होगा। तभी इंजन रूम के आखिर में जहां भट्टी थी, वहां एक आकृति दिखाई दी। यह आकृति बाकी यात्रियों से अलग थी। ये लंबी और पतली थी और काले लबादे में लिपटी हुई थी, सिर से पांव तक। उसका चेहरा लबादे से ढका हुआ था, अंधेरे में छुपा हुआ था। बस दो काली आंखें चमक रही थीं, बर्फ की तरह ठंडी और डरावनी। यह आकृति धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी, जैसे इंजन रूम का मालिक हो और दोस्तों ने गलती से उसकी जगह में घुसपैठ कर दी हो। रहस्यमयी ट्रेन का असली रहस्य अब उनके सामने आने वाला था। अध्याय 7, शाप का रहस्य। काले लबादे वाली आकृति धीरे धीरे दोस्तों के करीब आई और इंजन रूम में सन्नाटा और गहरा हो गया।
बस मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, जो और भी डरावनी लग रही थी। जब आकृति बिल्कुल पास आ गई तो उसने अपना हाथ उठाया, एक पतला कंकाल जैसा हाथ, और अपना लबादा थोड़ा सा हटाया। उसका चेहरा अब थोड़ा सा दिखाई दिया, और वो चेहरा भयानक था, झुर्रियों से भरा हुआ, पीला और सूखा, जैसे सदियों पुराना हो। और उसकी आंखें काली, गहरी, जैसे ब्रह्मांड के अंधेरे कुएं हों। आकृति ने धीमी, घरघराती आवाज में बोलना शुरू किया। आवाज हवा में रेंग रही थी, जैसे मौत की सांस हो। तुम यहां क्यों आए हो? ये तुम्हारी जगह नहीं है। रिया आगे बढ़ी, डर को दबाते हुए, और आकृति से आंखें मिलाकर बोली, हम हम बस जानना चाहते हैं, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? और ये सब क्या है? आप आप कौन हैं? आकृति हंसी, एक सूखी कर्कश हंसी जो खून जमा देने वाली थी। मैं इस ट्रेन का रखवाला हूं, और ये ट्रेन, ये अंतिम स्टेशन जाती है हर उस आत्मा को जो खो गई है, जो भटक रही है, उन्हें शांति देने के लिए। अंतिम स्टेशन? वीर ने पूछा, अभी भी डर से कांप रहा था। ये क्या है? और खोई हुई आत्माएं, ये सब क्या बकवास है? आकृति ने वीर की तरफ देखा, और उसकी काली आंखें और भी गहरी हो गईं, जैसे गुस्से से जल रही हों। बकवास? ये बकवास नहीं है बालक, ये सच है। ये ट्रेन शापित है। बरसों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। इस पटरी पर एक ट्रेन पलट गई, सैकड़ों लोग मारे गए, उनकी आत्माएं यहीं भटक रही हैं, शांति के लिए तड़प रही हैं। आकृति ने थोड़ा और लबादा हटाया, और अब उसका पूरा चेहरा दिखाई दिया। वो सच में बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा, मानो सदियों से जी रहा हो। और उसके चेहरे पर दर्द था, दुख था और पश्चाताप था। मैं तब इंजीनियर था, मैं ट्रेन चला रहा था। ये मेरी गलती थी। मैंने लोगों को मारा, और अब मैं उन्हें शांति दे रहा हूं, एक एक आत्मा को अंतिम स्टेशन पहुंचाकर। तो ये ट्रेन मृतकों के लिए है? नेहा ने पूछा, डर और हैरानी से। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो जिंदा हैं। आकृति ने नेहा की तरफ देखा, और एक अजीब सी मुस्कान उसके सूखे होंठों पर उभरी, ठंडी और डरावनी। जिंदा? क्या तुम सच में जिंदा हो? इस ट्रेन पर कोई जिंदा नहीं रहता? तुम भी खो गए हो, भटक रहे हो। अंतिम स्टेशन तुम्हारी भी मंजिल है। रिया समझ गई, ये ट्रेन सिर्फ मृतकों के लिए नहीं थी, बल्कि उन सब के लिए थी जो खो गए थे, भटक गए थे, अपनी राह से भटक गए थे। और वो और उसके दोस्त भी एक तरह से खो ही गए थे रात के अंधेरे में, इस रहस्यमयी ट्रेन में अपनी जिंदगी की राह से भटक गए थे। और अब शायद अंतिम स्टेशन सच में उनकी मंजिल थी। अध्याय 8, पलायन की योजना। रिया को शाप का रहस्य समझ में आ गया था, लेकिन यह ज्ञान उसे डरा रहा था और निराशा से भर रहा था। क्या सच में उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची थी? क्या वो सच में अंतिम स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, जहां से कोई वापस नहीं आता? नहीं, रिया हार मानने वाली नहीं थी। अगर ये ट्रेन शापित है, अगर ये मृतकों के लिए है, तो भी वो लड़ेगी, अपनी जिंदगी के लिए लड़ेगी, अपने दोस्तों के लिए लड़ेगी। नहीं, रिया ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी, हिम्मत से भरी हुई, आकृति के डर को चुनौती देते हुए। हम खोए हुए नहीं हैं, हम जिंदा हैं, और हम अंतिम स्टेशन नहीं जाएंगे, हम यहाँ से निकलेंगे,
हम बचेंगे। आकृति हंसी, और भी कर्कश, और भी ठंडी। बचोगे? कोई यहां से नहीं बचता। ये शापित ट्रेन है। ये तुम्हें जाने नहीं देगी। हम देखेंगे। रिया ने कहा और अपने दोस्तों की तरफ मुड़ी। अर्जुन, वीर, नेहा, हमें भागना होगा। अभी, इसी वक्त। वीर अभी भी डरा हुआ था, लेकिन रिया की हिम्मत देखकर उसे भी थोड़ी उम्मीद मिली। हाँ रिया, चलो। लेकिन कहाँ जाएं? ट्रेन तो चल रही है और चारों तरफ वो लोग हैं। हमें ट्रेन को रोकना होगा। अर्जुन ने कहा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर हम ट्रेन को रोक दें तो शायद हम उतर सकें, लेकिन इंजन तो यही है और ये आदमी इसे कंट्रोल कर रहा है। जरूरी नहीं। रिया ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं एक नई योजना के साथ। ट्रेन कोयले से चलती है ना? अगर हम कोयला निकालना बंद कर दें तो क्या होगा? शायद इंजन बंद हो जाए, और अगर इंजन बंद हो गया तो ट्रेन भी रुक जाएगी। ये एक जोखिम भरा प्लान था, बहुत जोखिम भरा, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्हें कुछ तो करना था अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, अर्जुन ने कहा। ये करके देखते हैं। वीर, तुम और मैं कोयला निकालने जाएंगे। नेहा, तुम रिया के साथ रहो और नजर रखो। अगर कुछ गड़बड़ हो तो हमें बताना। और फिर बिना एक पल भी गंवाए अर्जुन और वीर कोयला डिब्बे की तरफ दौड़े। अमानवीय यात्री उन्हें घूरते रहे, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। शायद उन्हें हुक्म नहीं मिला था, या शायद उन्हें परवाह नहीं थी। काले लबादे वाली आकृति बस खड़ी रही, उन्हें जाते हुए देखती रही। उसकी काली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे वो जानती हो कि उनकी कोशिश नाकाम होने वाली है। लेकिन रिया और उसके दोस्त हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने भागना शुरू कर दिया था अपनी जिंदगी के लिए, उस शापित ट्रेन से बचने के लिए। अध्याय 9, अंतिम मुकाबला। अर्जुन और वीर तेजी से कोयला डिब्बे की तरफ भागे, पीछे मुड़कर देखे बिना। उन्हें डर लग रहा था, अमानवीय यात्रियों का डर, काले लबादे वाली आकृति का डर, शापित ट्रेन का डर। लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें यह करना ही होगा अगर उन्हें बचना है तो। कोयला डिब्बा इंजन रूम के पिछले हिस्से में था, एक छोटा सा अंधेरा कमरा, कोयले से भरा हुआ। जब अर्जुन और वीर अंदर घुसे तो धूल और कोयले की गंध ने उनका स्वागत किया, और अंधेरे में उन्हें कुछ और आकृतियां दिखाई दीं, कोयला झोंकती हुई, मशीनें चलाती हुई। वही अमानवीय यात्री, शांत और भावशून्य, बस अपना काम करते हुए जैसे जोंबी हों। चलो, अर्जुन ने फुसफुसाया। हमें कोयला निकालना होगा, जल्दी करो। और फिर दोनों दोस्त कोयला निकालने में जुट गए। उन्होंने अपने हाथों से कोयला उठाना शुरू कर दिया और उसे डिब्बे से बाहर फेंकने लगे, पटरी पर फेंकने लगे। कोयला भारी था, गंदा था, और उनकी सांसें जल्दी ही फूलने लगीं, लेकिन वो रुके नहीं, हार नहीं मानी। उन्हें ट्रेन को रोकना था किसी भी कीमत पर। तभी उन्हें पीछे से आवाज सुनाई दी, धीमी, घरघराती आवाज, काले लबादे वाली आकृति की आवाज। क्या कर रहे हो तुम? ट्रेन को नहीं रोक सकते। अर्जुन और वीर रुक गए और पीछे मुड़कर देखा। काले लबादे वाली आकृति दरवाजे पर खड़ी थी। उसे रास्ता रोककर उसकी काली आंखें गुस्से से जल रही थीं। अमानवीय यात्री भी काम करना बंद कर दिया था और उनकी तरफ मुड़ गए थे घेरने के लिए। हमें तुम्हें रोकना होगा। रिया ने कहा।
जो नेहा के साथ पीछे से आ रही थी। ये ट्रेन बहुत खतरनाक है। ये लोगों को मार रही है। तुम्हें इसे बंद करना होगा। आकृति हंसी, और भी कर्कश और भी ठंडी। बंद? मैं इसे बंद नहीं कर सकता। ये मेरी सज्जा है। मुझे इसे हमेशा चलाना होगा, अंतिम स्टेशन तक। सजा? रिया ने कहा। उसे गुस्सा आ रहा था और दुख भी। तुम्हारी सजा और उन लोगों का क्या जिन्हें तुमने मारा? और उन लोगों का क्या जिन्हें ये ट्रेन मार रही है? क्या ये सही है? क्या ये तुम्हारी सजा है या हमारी? आकृति चुप हो गई। उसकी काली आंखें थोड़ी देर के लिए बुझ सी गईं, जैसे दर्द से भर गई हों। मैं नहीं जानता। मैं बस अपनी सजा पूरी कर रहा हूं। नहीं, रिया ने कहा। ये सजा नहीं है, ये कायरता है। तुम डर रहे हो, अपनी गलती का सामना करने से डर रहे हो। लेकिन तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम्हें लड़ना चाहिए। तुम्हें इस शाप को तोड़ना चाहिए। तुम्हें इस ट्रेन को रोकना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जिन्हें तुमने मारा और जिन्हें ये ट्रेन मार रही है। रिया की आवाज मजबूत थी, आत्मविश्वास से भरी हुई, और उसकी बातें आकृति के दिल तक पहुंच गईं, उसके सूखे पत्थर जैसे दिल तक। काले लबादे वाली आकृति थोड़ी देर के लिए चुप रही, सोचती रही, रिया की बातों पर विचार करती रही। और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और अपनी काली आंखें रिया पर टिकाईं। कैसे रोके? मैं नहीं जानता। हम मिलकर रोकेंगे। रिया ने कहा मुस्कुराते हुए, और अपनी हाथ आगे बढ़ाया। हम दोस्त हैं और हम मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। काले लबादे वाली आकृति रिया के हाथ को देखा, थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई, और फिर धीरे धीरे अपना कंकाल जैसा हाथ रिया के हाथ में रख दिया। पहली बार उसकी काली आंखों में डर के अलावा कुछ और दिखाई दिया, उम्मीद। और साथ मिलकर इंसान और अमानवीय, जिंदा और मुर्दा, उन्होंने शापित ट्रेन को रोकने का आखिरी मुकाबला शुरू कर दिया। अध्याय 10, मुक्ति का रास्ता। रिया के साथ मिलकर काले लबादे वाली आकृति ने शापित ट्रेन को रोकने का तरीका बताना शुरू किया। उसने बताया कि इंजन को चलाने के लिए सिर्फ कोयला ही नहीं, बल्कि एक खास तरह की आत्मा ऊर्जा की भी जरूरत होती है, जो अमानवीय यात्री इंजन में झोंकते हैं। अगर वो आत्मा ऊर्जा का प्रवाह रोक दिया जाए तो इंजन बंद हो सकता है और ट्रेन भी रुक सकती है। लेकिन आत्मा ऊर्जा कैसे रोकें? अर्जुन ने पूछा। उसे अभी भी सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये कोई मशीन तो है नहीं जिसे बंद कर दें? नहीं, काले लबादे वाली आकृति ने कहा। ये मशीन नहीं है, ये शाप है, और शाप प्यार और मुक्ति से तोड़ा जाता है। प्यार और मुक्ति, इसका क्या मतलब था? दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे, उलझन में पड़े हुए। लेकिन रिया समझ गई, आकृति किस प्यार और मुक्ति की बात कर रही थी। ये उन आत्माओं की मुक्ति की बात थी जो बरसों से इस ट्रेन में फंसी हुई थीं, शांति के लिए तड़प रही थीं। अगर उन आत्माओं को शांति मिल जाए तो शायद शाप भी टूट जाएगा और ट्रेन भी रुक जाएगी। हमें इन आत्माओं को शांति देनी होगी, रिया ने कहा। हमें उन्हें मुक्त करना होगा, लेकिन कैसे? काले लबादे वाली आकृति ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा। यादें, उनकी यादें, जिन्हें वो पीछे छोड़ गए
दिखाओ, उन्हें महसूस कराओ कि वो अकेले नहीं थे, कि उन्हें प्यार किया गया था, कि वो याद के जाते हैं। यादें। दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन रिया एक बार फिर से समझ गई। उन्हें उन आत्माओं को उनकी जिंदगी की यादें दिखानी थीं, प्यार की यादें, खुशी की यादें, वो सब यादें जो उन्हें इंसान बनाती थीं। और शायद उन यादों से उन्हें शांति मिल जाएगी और शाप भी टूट जाएगा। और फिर दोस्तों ने एक आखिरी कोशिश शुरू कर दी। वे अमानवीय यात्रियों के पास गए, एक एक करके, और उनसे बात करने की कोशिश की, उनकी कहानियां जानने की कोशिश की, उनकी यादें जगाने की कोशिश की। यह आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। अमानवीय यात्री भावशून्य थे, प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, जैसे पत्थर हों। लेकिन रिया और उसके दोस्त हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दिल से बात की, अपनी आत्मा से बात की, और धीरे धीरे कुछ होने लगा। एक यात्री जो बेंच पर बैठा हुआ कोयला झोंक रहा था, अचानक रुका। उसकी काली आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हुईं और फिर खुलीं, लेकिन इस बार उनमें कालापन थोड़ा कम था और कुछ और दिखाई दे रहा था। एक हल्की सी चमक, एक याद की झलक। उसने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया और रिया की तरफ देखा। माँ। उसने फुसफुसाया, आवाज हल्की सी, लगभग अनसुनी। क्या तुम माँ हो? और फिर एक एक करके दूसरे यात्री भी जागने लगे। उनकी काली आंखें धीरे धीरे इंसान जैसी होने लगीं, उनमें भावनाएं झलकने लगीं, दर्द, दुख, प्यार, खुशी, सब कुछ। वे अपनी यादें वापस पा रहे थे, अपनी जिंदगी वापस पा रहे थे। और जैसे जैसे उनकी यादें वापस आ रही थीं, शापित ट्रेन भी धीरे धीरे बदलने लगी। इंजन की गड़गड़ाहट धीमी होने लगी, रोशनी कम होने लगी, सड़ी हुई गंध गायब होने लगी और ठंडक भी कम होने लगी। शापित ट्रेन अब मुक्ति की तरफ बढ़ रही थी। अध्याय 11, अंतिम स्टेशन और मुक्ति। जैसे जैसे अमानवीय यात्रियों की यादें लौट रही थीं, शापित ट्रेन धीमी होती जा रही थी, रेंगती हुई, जैसे अपनी आखिरी सांस ले रही हो। इंजन रूम में रोशनी मध्यम हो गई थी, मशीनों की गड़गड़ाहट शांत हो रही थी और सड़ी हुई गंध पूरी तरह से गायब हो गई थी। अब हवा ठंडी नहीं थी, बल्कि हल्की सी गर्म और नम थी, बारिश की खुशबू से भरी हुई। डिब्बे अब खाली नहीं थे, बल्कि हल्के से रोशनी से भर गए थे और हल्की सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, फुसफुसाहटें, कराहें, आहें, जैसे लोग जाग रहे हों, गहरी नींद से उठ रहे हों। काले लबादे वाली आकृति अब और लबादे में नहीं लिपटी हुई थी। उसने लबादा उतार दिया था और अब वो एक बूढ़ा इंसान लग रहा था, थका हुआ, हारा हुआ, लेकिन शांत और मुक्त। उसके चेहरे पर अब दर्द और पश्चाताप की जगह शांति और क्षमा दिखाई दे रही थी। उसने रिया की तरफ देखा और मुस्कुराया, एक हल्की सी उदास मुस्कान। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। तुमने मुझसे मेरी सजा ले ली, तुमने उन्हें मुक्ति दे दी। हमने बस सही काम किया। रिया ने कहा, मुस्कुराते हुए, थकी हुई, लेकिन खुश। अब आगे क्या होगा? ट्रेन कहाँ जाएगी? अंतिम स्टेशन। बूढ़े इंजीनियर ने कहा। लेकिन ये अंतिम नहीं होगा, ये मुक्ति होगी उनके लिए और मेरे लिए भी। और फिर ट्रेन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे रुक गई, पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से स्थिर। बाहर चांद चमक रहा था बादलों के पीछे से निकलकर, और बारिश बंद हो गई थी। बस पत्तियों से पानी टपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। दोस्त खिड़की से बाहर झांके और देखा, ट्रेन
एक छोटे से पुराने स्टेशन पर खड़ी थी, जंगलों के बीच में, चांदनी रात में नहाया हुआ। स्टेशन शांत था, वीरान था, लेकिन सुंदर और शांत। ये अंतिम स्टेशन था, लेकिन ये डर या मौत का स्टेशन नहीं था, बल्कि मुक्ति का स्टेशन था, शांति का स्टेशन था। अमानवीय यात्री धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ट्रेन से उतरने लगे, एक एक करके, शांत और भावशून्य। लेकिन इस बार उनकी काली आंखें पूरी तरह से इंसान जैसी हो चुकी थीं। उनमें भावनाएं झलक रही थीं, शांति, खुशी और मुक्ति। वे जंगल में चले गए, चांदनी रात में गुम हो गए, अपनी अंतिम यात्रा पर, अपनी मुक्ति की यात्रा पर। और बूढ़ा इंजीनियर भी उनके साथ गया, मुस्कुराते हुए, अपनी सज़ा पूरी करके, अपनी मुक्ति पाकर। दोस्त ट्रेन में अकेले रह गए, थके हुए, हारे हुए, लेकिन जिंदा और मुक्त। उन्होंने शापित ट्रेन के रहस्य को उजागर कर दिया था, शाप को तोड़ दिया था और अपनी जिंदगी बचा ली थी। अब उनके पास एक नया सफ़र शुरू होने वाला था, जिंदगी का सफ़र, उम्मीद का सफ़र और प्यार और मुक्ति का सफ़र। रहस्यमयी ट्रेन अब बस एक याद थी, एक डरावनी याद, लेकिन एक ज़रूरी याद, जिसने उन्हें सिखाया था कि डर से लड़ना ज़रूरी है, हार नहीं मानना चाहिए, और प्यार और मुक्ति हर शाप से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और जब सूरज निकला और नई सुबह हुई तो दोस्त ट्रेन से उतरे और जंगल में चले गए, अपनी नई जिंदगी की तलाश में, अपने दिल में शापित ट्रेन की कहानी हमेशा के लिए लिए हुए।